हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। हम सभी दिवाली के त्यौहार से गुजर रहे हैं और मुझे अपने चैनल पर दिखाई भी दे रहा है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, जो भी वीडियोस मैं आपको अभी दे रही हूँ बाद में ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा वस्त्र विज्ञान, हम टेक्सटाइल की वीडियो नंबर थ्योरी क्लास आज 5 होगी है और वस्त्रोपयोगी रेशियो का परीक्षण हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे और हम क्लास को स्टार्ट ही कर देते हैं, फालतू बात नहीं करेंगे। बस एक चीज़ कि अगर आप लोग नए आते हो चैनल पर तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम क्लास को। जो टेक्सटाइल में रेशे से कपड़े बनते हैं, वस्त्र विज्ञान में रेशे से कपड़े बनते हैं, हम सभी जानते हैं। तो सबसे सिंपल यूनिट होती है, सरल यूनिट होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है रेशा, जिससे कपड़े बनते हैं। लेकिन इस कपड़े की निर्माण प्रक्रिया जब हम करते हैं तो आजकल आप जानते हो कि कह सकते हैं 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के समय से ही कृत्रिम वस्त्र मार्केट में बहुत सारे आ गए। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में कम थे, लेकिन अब दिनों प्रतिदिन क्या है, जो कृत्रिम रेशे हैं वो मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। अब मान लो आपको तो प्राकृतिक फाइबर चाहिए, प्राकृतिक फाइबर का कपड़ा चाहिए, लेकिन मार्केट में इतनी अंधाधुंधी कह सकते हैं कि इतने तरह तरह के रेशे आ गए हैं कि आप पहचान ही नहीं पाओगे ये नेचुरल फाइबर है या फिर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, सब एक जैसे ही लगते हैं। तो उस चकाचौंध से बचने के लिए हमें क्या है, कुछ परीक्षण आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो आजकल मार्केट में आपको रेशम वस्त्र, सूती की तरह रेशम का वस्त्र अगर आप मार्केट में लेने जाओगे, ठीक है, तो रेशम सूती की तरह दिख रहा है, सूती रेशम का दिख रहा है। ठीक है, तो हर जगह मिलावट है। ओके, आपको लगेगा ये हम कॉटन ले रहे हैं और हम रेशम ले रहे हैं, दुकान वाला खुद ही बता देगा ये कॉटन का है अगर पूछोगे तो। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग कर दी जा रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर कपड़ा रेशा कौन सा है। तो आपको जब परीक्षण आते होंगे तो आप उन्हें अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उन्हीं की आज हम बात करेंगे। आप जानते हो कई तरीके के परीक्षण होते हैं। उन परीक्षण की बात करने से पहले एक चीज़ और है कि अगर परीक्षण से फायदा ये होता है कि हर रेशे का अपना जन्मजात गुण होता है। जन्मजात गुण कॉटन का अपना गुण होता है। कॉटन का रेशा छोटा होता है, छोटे होने के कारण जब कपड़ा बनाया जाता है तो खुरदरा होता है। तो इनकी कुछ अपनी विशेषताएं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, ऊन का रोयादार होता है, कपड़ा छूने में गर्माहट फील कराता है, उस पर आप हाथ को रगड़ोगे जब तो। ठीक है, तो ये सब क्या इनके कुछ अपने गुण हैं, ओके, जो अपरिवर्तनशील होते हैं। तो इस वजह से अगर आप इन सब गुणों को पहचान लेते हो तो इनसे क्या है, आपको ये फायदा रहेगा कि आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कुछ गुण और विशेषताओं की परीक्षण के प्रकार में जो हमें देखने को मिलेंगी, किस रेशे की क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनकी बात करेंगे। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हम इस विषय में समझा सकते थे वो चीज़ हमने समझा दी। अब हम मेनली आ जाते हैं किस पर, परीक्षण के प्रकार पर आ जाते हैं, जो कि आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। के मुख्य परीक्षण माने जाते हैं, दो प्रकार के परीक्षण जो है आपके मुख्य माने जाते हैं। दो प्रकार के परीक्षण कैसे होते हैं, मुख्य माने जाते हैं। मुख्य कौन से होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक तो हॉलिंस एवं सैडलर ने तो भौतिक बोला है इसको, लेकिन अन्य बुकों में इसी को इसी को अतकनीकी परीक्षण दिया हुआ है। ठीक है, इसी परीक्षण को अतकनीकी परीक्षण भी दिया गया है अलग बुक में। लेकिन एक और हॉलिन एवं सैडलर ने बताया रासायनिक परीक्षण। ठीक है, रासायनिक परीक्षण। अब आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रश्न जब भी बनता है तो ज़्यादातर जो है परीक्षण दो ही प्रकार के बताता है, दो प्रकार की मानता है। किसी बुक ने रासायनिक परीक्षण और माइक्रोस्कोपिक बुक परीक्षण को रासायनिक परीक्षण और माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, जो ये दो परीक्षण हैं, इनको मुख्य माना है। और हॉलिन एवं सैडलर ने भौतिक और रासायनिक परीक्षण को मुख्य माना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। हॉलिन एवं सैडलर ने कौन से बताए हैं आपके, भौतिक और रासायनिक बताया है। लेकिन अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो तो ये हटा दीजिए, तो कौन कौन से माने गए हैं, रासायनिक और माइक्रोस्कोपिक जो परीक्षण होते हैं, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, ये दो मुख्य माने गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रश्न में आपको परीक्षण जब पूछा जाए तो दो प्रकार के आप बताओगे। वैसे लगभग ये तीन प्रकार के होते हैं। कैसे, अब एक रासायनिक हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया, एक भौतिक परीक्षण भी होता है जिसको हम अतकनीकी परीक्षण भी कहते हैं। अतकनीकी जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे बाह्य आकृति परीक्षण है, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण है, स्पर्श प्रतीति परीक्षण है, छूकर कैसे महसूस हो रहा है रेशा। तो ये सारे अतकनीकी, इनमें कोई
तकनीक काम नहीं करती, आपका अनुभव काम करता है, एक्सपीरियंस काम करता है। तो भौतिक परीक्षण को ही तकनीकी परीक्षण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हॉलैंड एवं सैडलर ने 2 बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, भौतिक और रासायनिक बताए हैं, लेकिन अदर बुक में आपको रासायनिक और माइक्रोस्कोपिक 2 मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये परीक्षण जो आपके कितने हो गए, 2 प्रकार के परीक्षण है, क्योंकि एक आपको अलग से ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो तकनीकी वाला है, भौतिक वाला है, जो बहुत सारी बुक में मतलब अलग से नहीं दिया जाता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सारे परीक्षण जितने भी हम पढ़ते हैं 12-13 प्रकार के, मुख्यतः माइक्रोस्कोप को छोड़कर यहीं से प्रश्न आते हैं। एक तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर तकनीकी परीक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो भी तकनीकी परीक्षण या नॉन टेक्निकल जो टेस्ट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तकनीकी परीक्षण आप हेडिंग डाल लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे मतलब टॉपिक से। टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, तकनीकी परीक्षण में पहला जो हमारा परीक्षण होगा, बाह्य आकृति परीक्षण को हम जानेंगे, ठीक है। बाह्य आकृति परीक्षण, अगर मैं चाहूँ तो सारे एकदम से भी लिख सकती हूँ, लेकिन उसमें आपका समय ही बर्बाद होगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक ही परीक्षण लिखेंगे, फिर उसको पढ़ लेंगे, फिर हम दूसरा परीक्षण लिखेंगे, फिर उसको पढ़ लेंगे, इससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने कौन सा वाला पढ़ना है, बाहरी आकृति परीक्षण, जिसको हम अपीयरेंस टेस्ट कहते हैं, अपीयरेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है, टेस्ट कहते हैं, ओके। तो बाह्य आकृति परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बाहरी आकृति जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं रेशा लंबाई में कैसा है, ठीक है, लंबाई में रेशा कैसा है, और अगर हम बात करें यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें लचक है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगी। लचक है, वस्त्र गर्माहट महसूस करा रहा है, भाई अभी है गर्मी का मौसम है, आप कंबल के पास खड़े हो जाओ, ब्लैंकेट के पास, तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी, ठीक है। तो क्या है, मतलब आपको उसको स्पर्श से ही पता चल जाएगा कि ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है, तथा ठंडा है, ओके। तो उसकी ठंडाई से आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेशा किस चीज़ का है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बाहर आकृति आप देखकर ही पहचान लोगे इसको। खुरदरा है, कड़ापन है, मतलब मुलायम है, लचीलापन है या नहीं है, लचकहीनता है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे गुण क्या आप देखकर नहीं पहचान सकते हो, ये आप उनकी आकृति और बुनाई को देखकर ही पहचान लोगे, ठीक है। तो ये वाला जो परीक्षण होता है हमारा, कौन सा परीक्षण कहलाता है, बाह्य आकृति परीक्षण कहलाता है। लेकिन एक प्रश्न आपसे और भी बन सकता है, मान लो ये परीक्षण घर में तो आप नॉर्मल कर सकते हो, थोड़े अनुभव से आपको चीज़ें आई जाती हैं, क्योंकि हम लोग ठंडों में क्या होते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें आइडिया हो गया ये वूलन है और ये मतलब कॉटन है, गर्मी में पहनते हैं। लेकिन कई बार कारखानों में क्या होता है, बड़े बड़े लेवल पर काम होता है, तो उनको अलग तरीके से परीक्षण किया जाता है हर रेशे को, क्योंकि वहाँ पर रेशे से ही काम होता है, तो पहले रेशे को ही पहचानना पड़ता है कि कहीं गलत माल तो नहीं आ गया। तो कारखानों में जो है रेशे को कैसे अलग किया जाता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है, रेशे को खोलकर देखा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा अगर हम कहते हैं ट्वीज़र, मैग्नीफाइंग ग्लास तो है ही, उसके बाद ट्वीज़र का प्रयोग किया जाता है, ग्लास या ट्वीज़र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, ट्वीज़र, ठीक है, ट्वीज़र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, और मतलब रेशे को खोलकर और इसकी आकृति को चेक किया जाता है कि रेशा फुज्जीदार है, नुकीला है, किस तरीके का रेशा है। ये भी चीज़ें आपको आगे आगे आते आते आपको पता चल जाएगा। जैसे लीलन कड़क जैसा होता है, मतलब कड़कीला होता है, कॉटन जो होता है खुरदरा होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, सारी क्वालिटीज़ आपको यहीं पर पता चल जाएंगी। बस थोड़ा पेशेंस से आपको पढ़ना होगा, और इसमें बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आएंगे। और सच बताऊँ, ये क्लास एक दिन में ये कंप्लीट भी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपको 2 दिन में देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे टेस्ट पढ़ाऊंगी, माइक्रोस्कोपिक भी पढ़ाऊंगी, रासायनिक भी पढ़ाऊंगी, और आज की क्लास में तो मुझे जहाँ तक पता है यही वाले परीक्षण निपट पाएंगे, जो मुख्य हैं बाहर आकृति परीक्षण वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही निपट पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर नॉर्मल बात कर ली, अब हम बात करेंगे जो बाहर आकृति हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, बाहर आकृति जो भी हम परीक्षण करते हैं, तो इसमें कपास का रेशा कैसा दिखता है, लीलन का रेशा कैसा दिखता है, ऊनी रेशा कैसा दिखता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं कपास के रेशे के विषय में, कपास के रेशे के विषय में कि कपास का रेशा इसमें कैसा दिखाई देगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जब भी आप बाहर आकृति परीक्षण, या फिर इसको हम अपीयरेंस टेस्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसको इंस्पेक्शन विजुअल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो कपास का रेशा कैसा दिखेगा इस टेस्ट में, आप जानते हो कपास का रेशा चमकीला नहीं होता, थोड़ा भद्दा होता है। और कैसा होता है, रेशा आप लोगे हाथ पे, रेशे की बात कर रहे हैं, जब आप कपड़े में से रेशा निकालोगे तब खुरदरा दिखेगा, कैसा दिखेगा, फुज्जीदार दिखेगा,
ओके, फुज्जीदार दिखेगा और इसके साथ ही साथ आकर्षण रहित होगा। ये सारे शब्द याद कर लीजिएगा किसके हैं, ये सारे शब्द जो आपको मिलेंगे तो आप कहोगे किसके, कपास के हैं। ठीक है, कपास या कॉटन के ये शब्द हैं सारे। ठीक है, आकर्षण रहित यहाँ पर दिखाई देता है। वजन कैसा होता है कपास का, वजन भारी होता है। ओके, वजन में पूछा जाए तो भारी होता है। रेयॉन भी वजन में भारी होता है। ओके, और अगर इसी में एक बात करते हैं, इनके रेशे कम लंबाई के होते हैं। रेशे जो होते हैं कम लंबाई के होते हैं। ओके, कम लंबाई के होते हैं। तो क्लियर हो गया, ये सारे गुण जब बाहरी तौर पर आप रेशा निकाल के अपने हाथ में लेकर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। नहीं तो आप घर में ही आप बार बार एक्सपीरियंस करोगे उसको तो आपको समझ में आने लगेगा कि रेशा भद्दा, खुरदरा, फुज्जीदार, आकर्षण रहित दिख रहा है, वजन भारी दिख रहा है, रेशे कम लंबाई के हैं। आपने धागे को खोला, छोटे छोटे रेशे उसमें निकले तो आप क्या कहोगे, ये रेशा जो है मतलब ये रेशा किसका है, ये कपास का है। आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब हम किसकी बात करेंगे इसी परीक्षण में, अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे किसकी, लीलन की। तो लीलन का रेशा जो है, एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पर, आप मैंने बेकार ही इरेज कर दिया। लीलन का रेशे में थोड़ी चीज़ ऐड कर लीजिए, जैसे कि अब बात करेंगे हम किसकी, लीलन के रेशे की बात करेंगे। ओके, लीलन के रेशे की बात करेंगे। लीलन का रेशा कैसा दिखता है बाहर आकृति परीक्षण में, लीलन का रेशा। तो लीलन का रेशे की जो सतह होती है कैसी होती है, चिकनी होती है। सतह चिकनी होती है। ओके, चिकनी होती है। और स्पर्श में ये कैसा होता है, सुखदायक होता है, क्योंकि ठंडा फील कराता है थोड़ा, और मतलब अच्छा होता है। कॉटन के मुकाबले उतना खुरदरा नहीं होता, चिकना होता है, ठंडा होता है, इसलिए इसकी सतह आपको सुगंध, कोई चीज़ है अभी गर्मी के मौसम है तो आप क्या करोगे, उसको स्पर्श करो, एक तो वो चिकना हो, ऊपर से ठंडा भी हो तो अच्छा लगेगा, मन को नहीं होगा लगेगा। तो ये क्या सुगंध प्रतीत होता है, कड़कीला होता है। जो लीलन होता है कड़कीला होता है, थोड़ा खड़ा कपड़ा होता है। ठीक है, और रेशे इसके लंबे होते हैं, किससे, जो कपास वगैरह उससे लंबे होते हैं, खाली रेशम से छोटा होता है। ओके, तो रेशे कैसे होते हैं, इनके लंबे होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जल्दी ये गंदा भी नहीं होता, जल्दी ये गंदा भी नहीं होता। ओके, गंदा भी नहीं होता। तो ये पॉइंट किसके हैं, ये आप लिखोगे लीलन के हैं, नोट करते जाइए सारे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ऊनी रेशों की। ऊनी रेशा कैसा दिखाई देता है, तो अभी थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लें। ऊन की अगर हम बात करते हैं तो ऊनी जो रेशा होता है यहाँ पर नरम, गर्म। जब भी बाहर आकृति परीक्षण आप ऊन को उठाकर देखोगे, रेशे को निकाल कर देखोगे तो ये नरम दिखेगा, गर्म दिखेगा, रोएदार दिखेगा, फुज्जीदार होगा और साथ ही साथ छूने पर जो मतलब इसका अनुभव होगा, अगर बस्टेड रेशा है, ठीक है, छूने पर ये नरम, गर्म, रोएदार, फुज्जीदार तो महसूस होगा। लेकिन बस्टेड वस्त्र वो नहीं कहते हैं ऊन के वस्त्र जो कि क्या होते हैं, लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो लंबे रेशे से बनाए जाते हैं वो वस्त्र कैसे, बस्टेड वस्त्र होते हैं। जो अच्छे रेशे और अच्छे लंबे रेशे जो होते हैं उनके उससे जो वस्त्र बनते हैं उन्हें हम बस्टेड वस्त्र कहते हैं। तो बस्टेड अगर रेशों से बना हुआ है तो सतह चिकनी होगी, क्योंकि लंबे रेशे होंगे तो सतह चिकनी होगी। ठीक है, तो सतह कैसी होगी, चिकनी होगी। अगर बस्टेड वस्त्र है, अगर आप उसे छुओगे तो सतह चिकनी लगेगी। और खोल के देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े 1 से 3 इंच रेशे बहुत या फिर मतलब 1 से 3 इंच, 1 इंच से स्टार्ट होते हैं। जैसे कॉटन है वो आधा से 2.5 इंच तक लंबा होता है, लेकिन इसका कॉटन से थोड़ा बड़ा हो सकता है, 1 इंच से 3 इंच तक लंबे होते हैं ये रेशे। तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन तब भी आप कहो कि फिलामेंट तो नहीं होगा तो स्टेपल ही। तो आप जब इसको खोल के देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं छोटे दिखेंगे। ठीक है, खोलोगे, जब इनको खोलोगे तो कैसा दिखेगा, ये छोटे दिखेंगे, लहरदार दिखेंगे तथा लचकीले दिखेंगे। ठीक है, लचकीले दिखेंगे। ओके, तो लचकीले दिखेंगे। और प्रत्यास्थता का गुण होता है तो प्रत्यास्थतापूर्ण दिखेंगे। जैसे अगर आपने खींचा, ताना, दबाया तो ये क्या अपनी आकृति को प्राप्त कर लेंगे, तो प्रत्यास्थतापूर्ण दिखेंगे। ओके, तो आपने किसी चीज़ को मतलब रेशे को खींचा तो खींच के आपने छोड़ा तो अपनी आकृति में आपको जाते हुए महसूस होंगे, तो प्रत्यास्थतापूर्ण ये दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, हम पूरा ही इरेज करते थे, ऐसा समय लगता है। बाह्य आकृति परीक्षण के आगे अगर हम बात करते हैं तो बाह्य आकृति परीक्षण में रेशम की अगली बात करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर होगा रेशम का। रेशम के रेशे में क्या होती है, अनोखी चमक होती है। कैसी चमक, अनोखी चमक, बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, आप जानते हो, सुखदायक से होते हैं। आश्चर्यजनक इनमें हल्कापन होता है। ओके, बहुत ही हल्के होते हैं। और अगर आपने एक काम किया, जो रेशे होते हैं इनको खोलोगे तो क्या ये हवा में लहराने लगती हैं। ठीक है, और हल्के तो होते ही हैं, कोमल भी होते हैं, चिकने होते हैं,
ये भी आपके लीलन की तरह सुखद प्रतीत होते हैं क्योंकि लंबे चिकने होते हैं, ठीक है। और अगर आप शुद्ध रेशम को अभी हमने बताया खोलोगे तो कैसा दिखेगा, हवा में लहराने लगेगा, मतलब इतना हल्का ये होता है, ठीक है। और इसके रेशे लंबे होते हैं। लेकिन अगर आपने धात्विक कोट चढ़ा रखा है, क्योंकि आप जानते हो बेटिंग प्रोसेस किया जाता है रेशम पर, तो अगर धात्विक विधि से आपने रेशम को भारी कर रखा है, ठीक है, भारी कर रखा है विधि से, तो क्या होगा, ये क्योंकि ये नकली वस्त्र हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसको कोटिंग कर रखी है धातु से, वो भी क्योंकि नॉर्मल कोटिंग किससे होता है, मोम वगैरह गोंद से होता है, लेकिन यहाँ पर धातु की कोट कर रखी है, तो क्या होगा, वस्त्र भारी होगा, और भारी होने के कारण आप इनको आसानी से पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। तब आपको ये रेशे पे जो परीक्षण है आपका फेल हो जाएगा, ओके। क्योंकि ज़्यादातर परीक्षण जो होते हैं परिसज्जा वगैरह से प्रभावित होते हैं, तो ये भी एक तरीके का परिसज्जा हो जाएगी, किसी न किसी रीजन से ही कोटिंग की जाएगी, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब हम रेयॉन की कि बाहर आकृति परीक्षण में रेयॉन कैसा दिखता है। तो रेयॉन आप जानते हो मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। तो रेयॉन का रेशा कैसा होता है, ये भारी होता है, भारी बात चमक तीखी होती है, रेशम से भी तीखी होती है, ओके। भारी होता ही होता है रेशम से, रेशम के समान होते हुए भी ये रेशम से भारी होता है, और इसकी चमक थोड़ी तीखी होती है, चुभने वाली होती है। आगे अगर बात करते हैं नायलॉन की इसी क्रम में, ठीक है, बाहर आकृति परीक्षण में नायलॉन कैसा दिखता है, तो नायलॉन जो होता है इसकी आकृति अनिश्चित होती है। आकृति कैसी होती है नायलॉन की, अनिश्चित होती है, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि ये मानव निर्मित रेशा है, सब कुछ आपके हिसाब से होता है इसमें, ठीक है, लंबाई व्यास मोटाई सब कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई वस्त्र जो होता है इनका ऊन के समान, मतलब कोई वस्त्र तो ऊन के समान दिखेगा और कोई रेशम के समान दिखता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सारे जो होते हैं एक जैसे नहीं दिखते, कोई वस्त्र रेशम जैसा दिखता है, कोई वस्त्र ऊन की तरह भी दिखता है, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि नायलॉन के जो रेशे हैं वो ऊन और कह सकते हैं किससे, रेशम से मिलते जुलते हैं, और खास तौर से पूछा जाए रेशम से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि ऊन में सल्फर पाया जाता है, ओके, लेकिन सल्फर किस में नहीं पाया जाता है, रेशम में नहीं पाया जाता। रेशम में क्या होता है, सल्फर नहीं पाया जाता। ऐसे ही जो नायलॉन होता है इसमें भी सल्फर नहीं पाया जाता। बकाया जो भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऊन में पाए जाते हैं, रेशम में भी पाए जाते हैं, और यही नायलॉन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब सेम होते हुए भी बस ऊन से इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि ऊन में सल्फर पाया जाता है और नायलॉन में भी सल्फर नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई एवं व्यास परीक्षण की। ये परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई एवं व्यास परीक्षण, ध्यान से पढ़िएगा इसको। दूसरे परीक्षण की हम बात कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे पॉइंट पे। अभी तक हमने बाहरी आकृति का जो परीक्षण होता है रेशों का उसको पढ़ा, नोट करिएगा अच्छे से, तब आप पढ़ाई कर पाओगे। अभी आप देख लो कि कल भूल जाओ कि क्या फायदा होगा, ठीक है। लंबाई एवं व्यास परीक्षण, भाई सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी गंदी राइटिंग में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बार बार बताती हूँ भैया, हाथ से लिख रही हूँ, उंगली में जलन होने लगती है, फोन की स्क्रीन पर आप लिख के देखिए, ठीक है। ऐसा लगता है दांतों में टीशन सी होती है जब मैं उंगली चलाती हूँ। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ आप नोटिस करोगे, मतलब कोई खट्टा खा रहा हो तो अजीब सा फील आता है दांतों में, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई कुछ घिस रहा हो तो इरिटेटिंग सा लगता है, वो वाली फीलिंग आती है उंगली से फ़ोन पर ज़्यादा देर लिखो तो। लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, फील तो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ अच्छा है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब कुछ झेल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। थोड़ा फायदा आपका होता रहे, थोड़ा मेरा होता रहे। बकाया समस्याएं तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में समस्याएं ना हो तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। परफेक्ट चीज़ें तो कभी भी लाइफ में नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ना कुछ, जब अभी हमारी जॉब नहीं इसलिए परेशान है, कल को जॉब होगी हम सबकी, तब भी हम लोग कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहती हैं लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। तो कपास के रेशों की हम अगर लंबाई की बात करते हैं, लंबाई अगर आपको पहचानी है तो कपास के रेशों की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये होता है आधा इंच से लेकर कितना होता है, 2.5 इंच तक, ठीक है। 2.5 इंच तक ये क्या होता है, लंबा होता है रेशा, मतलब छोटे होते हैं, ओके। लंबा क्या, छोटे होते हैं, पर लंबाई बतानी तो पड़ेगी ना, तो आधा से 2.5 इंच तक ही ये लंबे होते हैं। इनका माइक्रोन आपसे पूछा जाए, अच्छा एक चीज़ आपको बताया भी था, आपसे अगर व्यास कहा जाए, आपसे अगर माइक्रोन कहा जाए, आपसे अगर डायमीटर कहा जाए, तो आप क्या कहोगे इनको, भाई ये सब महीनता को ही बताते हैं। कौन से, खासतौर से प्राकृतिक रेशों की महीनता को ये बताते हैं, ठीक है। तो मतलब जो लंबाई बता दी मैंने, माइक्रोन की बात कर रहे थे कपास की, तो ये कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोन, ओके। माइक्रोन का ये साइन होता है, यू की तरह लगता है। अब आप इसको माइक्रोन भी कह सकते हो, पूरा ही लिख देती हूँ पहला अक्षर माइक्रोन, और या फिर डायमीटर भी आप इसको कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, प्रश्न आता है, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला भी था कि डायमीटर और डेनियर क्या होता है। डायमीटर में हम ज़्यादातर प्राकृतिक रेशों की महीनता का मेजर करते हैं, और इसी को हम माइक्रोन भी कहते हैं और व्यास भी कहते हैं। लेकिन डेनियर में हम ज़्यादातर जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनका मेजरमेंट करते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, ओके। महीनता को ही बताता है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया। आगे हम अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में लीलन का, अगर आपसे पूछा जाए लीलन का, नंबर 1 नंबर 2 लीलन,
लीलन का व्यास और लंबाई क्या होता है? तो लीलन आप जानते हो रेशम को छोड़कर प्रकृति जगत का सबसे लंबा रेशा है, या फिर वनस्पति में पूछा जाए तो सबसे लंबा रेशा है। तो ये कितना होता है? 12 से 20 इंच इनकी क्या है? लंबाई होती है। नोट कर लीजिएगा, 12 से 20 इंच इनकी लंबाई होती है। और आपसे यहीं पर इनका व्यास पूछा जाए, डायमीटर पूछा जाए, या फिर माइक्रोन पूछा जाए, व्यास पूछा जाए, मतलब आपसे कहने का मतलब ये है, तो आप क्या कहोगे? 15 से 18 माइक्रोन। ठीक है, 15 से 18। कई बार प्रश्न बना है, ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, ऐसे कोई भी प्रश्न में नहीं है जो नहीं आए। ठीक है, तो यह होता है कितना? 15 से 18 माइक्रोन। या फिर भैया आपसे बार बार कहूँगी कि डायमीटर पूछा जाए तो सेम ही बात है। ओके, डायमीटर। तो इतना क्लियर हुआ, इरेज कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं, हेडिंग यही पड़ी रहने दीजिएगा जो डाल रखी है, लंबाई एवं व्यास परीक्षण। अब हम बात करेंगे रेशम की। रेशम के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो रेशम की लंबाई तो आप जानते हो कितनी होती है? लंबाई 1200 से, हालांकि अलग अलग भी दी है लेकिन ये ज़्यादातर पूछी जाती है। 1200 मतलब ये आंसर मान लिया जाता है। 1200 से 4000 फीट होती है लंबाई, कई बुक्स में दिया है। ओके, और व्यास की अगर हम बात करते हैं रेशम का क्या है, तो व्यास वही 9 से 11 माइक्रोन। ओके, 9 से 11 माइक्रोन लिख लीजिएगा, बार बार वही चीज़ लिखने से समय ही बर्बाद होगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं ऊन की, ऊन के विषय में अगर आपको हम बताते हैं तो ऊन की लंबाई कितनी होती है? अगर मेरिनो जात की, विशेष तौर पर मेरिनो जात की भेड़ है, अगर मेरिनो जात की भेड़ है तो इसके रेशे कैसे होते हैं? 1 से 3 इंच होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है, समस्या ये है, इसमें जो ऊन में समस्या क्या है? ऊन में समस्या ये है कि बहुत तरीके के जानवरों से हमें ऊन मिलती है। भेड़ से मिलती है हमें, ऊंट से मिलती है हमें, बकरियों से ऊन प्राप्त होती है, खरगोश से ऊन प्राप्त होती है। तो इस वजह से इसमें ये बता पाना मुश्किल है कि किस रेशे की ऊन कितने व्यास की होती है। लेकिन जो मेनली बहुत अच्छे माने जाते हैं, मेरिनो वगैरह के ऊन अच्छे माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किए जाते हैं, तो हम इसका आपको व्यास बता देते हैं। जो मेरिनो जाति की भेड़ होती है वो 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। और माइक्रोन इनका, इसी मेरिनो की बात करें तो 16 माइक्रोन तक ये होते हैं। ओके, 16 माइक्रोन तक होते हैं। कौन सी? मेरिनो की बात करते हैं, इनका माइक्रोन 16 तक होता है। और अगर आपसे बात करें मोटे ऊन, किसी भी जानवर का मोटा ऊन है, ठीक है, तो मोटे ऊन की अगर पूछा जाए व्यास क्या होगा, तो मोटे ऊन के जो व्यास होता है वो 40 माइक्रोन तक होता है। ओके, माइक्रोन तक होता है। ठीक है, और यहाँ पर कश्मीरी ऊन की बात करें, कश्मीरी ऊन है, नोट कर लीजिएगा, अलग अलग में लिख रही हूँ तो ऐसा नहीं है, मतलब ध्यान ना दो, कश्मीरी ऊन है, कश्मीर में जो ऊन पाई जाती है उसका व्यास पूछा जाए तो 18 माइक्रोन होती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं रेशम का। आपको पता चल गया कितना? 1200 से 4000 फीट लंबाई होती है, व्यास 9 से 11 माइक्रोन होता है। ऊन का पता चल गया, लंबाई 1 से 3 इंच, खासतौर से मेरिनो जात की जो भेड़ होती है उसकी हमने बात की है। और माइक्रोन क्या बताया? मेरिनो का 16 माइक्रोन। मोटे ऊन की मतलब बात करेंगे तो इसका 40 माइक्रोन तक होता है और व्यास। और अगर हम बात करते हैं कश्मीरी की तो 18 माइक्रोन तक इसका व्यास देखने को जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसी क्रम में तो रेयन और नायलॉन जो होता है उसके विषय में नहीं बताएंगे, हमने क्या बताया? ये तो इसका एक तो सबसे बड़ी बात है कि डेनियर में मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है। रेयन जो है मानव निर्मित है और नायलॉन कैसा है? रासायनिक रेशा, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये इच्छा पे डिपेंड करता है व्यक्ति कैसा बनाएगा, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। बात करते हैं हम स्पर्श तथा प्रतीति परीक्षण की, यहाँ पर बात करेंगे, फीलिंग टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम आ चुके हैं, स्पर्श तथा प्रतीति, मतलब छूने पर कैसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीति परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं? फीलिंग टेस्ट। कैसा फील हुआ आपको? एक चीज़ बताएं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो टेस्ट पढ़ा था बाह्यकृति परीक्षण, लगभग मिलता जुलता है उससे, लेकिन तब भी अब क्या करें, अलग अलग दिए तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और कम से कम लिखेंगे। इसको बस एक नाम और देते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस टेस्ट को ये चीज़ कहते हैं। तो इसको कहते हैं HAND, बिल्कुल उंगली पता नहीं क्या फिर नहीं चल रही है, एंड फील। ओके, अभी 2 दिन सही चल गया, फिर हैंड एंड फील। ओके, हैंड एंड फील जो होता है ये किसके लिए कहते हैं? स्पर्श एवं प्रतीति परीक्षण के लिए कहते हैं कि हाथ में लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। इस परीक्षण के लिए चीज़ें कुछ आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? कि आपको मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें अनुभव बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आपको अनुभव है तभी आप छूकर पहचान पाओगे कपड़े को, नहीं तो नहीं। और उसमें आप जो अनुभव है उसमें प्रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कौशल आपका होना चाहिए, अच्छे से उसका ज्ञान भी होना चाहिए सारे देशों का, तभी आप पहचान पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्किल परसेप्शन काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अब हम बात करते हैं इसी क्रम में किसकी? सूती की, कॉटन की बात करेंगे। कॉटन कैसा महसूस होता है भाई? क्या स्टार्टिंग बताया नहीं? ठंडा, दुखड़ा, रुक्ष, प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती तो प्रत्यास्थताहीन होता है। ठीक है, ऐसे अगर प्रश्न आए, सूती रेशा देखने में कैसा महसूस होता है, छूने पर कैसा महसूस होता है, तो भाई गर्मियों में पहनते तो ठंडा महसूस होगा, तो कपास का रेशा कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। ओके, ठंडा महसूस होगा। और साथ ही साथ रुखड़ा, क्योंकि छोटे रेशे होते हैं इसलिए सतह खुरदरी होती है तो रुखड़ा महसूस होगा। ठीक है, रुक्ष भी कह सकते हैं हम इसको, रुक्ष। प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है, आप जानते हो ऊन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो प्रत्यास्थताहीन होता है, मतलब आप उसे खींचोगे तो वो वापस नहीं आएगा। पहली बात तो खींचेगा ही नहीं क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता, और अगर खिंच भी जाएगा तो वो खिंच गया, फिर समझो वापस नहीं आएगा। ठीक है, और ठंडक का अनुभव तो होता ही है क्योंकि गर्मियों में पहनते हैं हम लोग, पसीना सोख लेता है तो ठंडक का अनुभव होता है। और ये सारा रुखड़ा भी होता है, रुक्ष होता है, लेकिन तब भी हम खुद ऐसा नहीं शरीर में चुभता नहीं, नरम होता है फिर भी। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने पढ़ लिया रुखड़ा होता है, रुक्ष होता है तो आप कह दो वैसा कपड़ा जो होता कठोर होता, नहीं होता, नरम है। आपके शरीर में पहन नहीं पाते, पहनते तो हम बहुत अच्छे से पहनते हैं हम कपड़े गर्मी में, तो बहुत ही अच्छा लगता है कॉटन पहन के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हम किसकी बात कर रहे हैं? कपास के विषय में। अब हम यहीं पर बात करते हैं अगर लीलन की, तो लीलन में क्या होता है? जो स्पर्श करोगे तो इतना चिकना होता है कि चमड़े के समान दिखाई देता है। किसके समान? चमड़े के समान दिखाई देता है लीलन। ठीक है,
लीलन की बात करें इसी परीक्षण में तो ये किसके समान दिखाई देता है, इतना चिकना होता है कि चमड़े लेदर की तरह दिखाई देता है। तो और क्या होता है, दूसरी बात ठंडक, जो पानी को ये भी खूब अच्छे से सोखता है, तो ये ठंडक का अनुभव देता है। ठीक है, तो ये हो गई लीलन की बात। आगे अगर हम बात करते हैं ऊन की अगर इसी क्रम में बात करें तो ऊन के रेशे की अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं ऊन के रेशे की। तो ऊन का जो रेशा होता है ये क्या होता है, ताप के असंवाहक होते हैं। भाई इस पर ताप वगैरह हम थोड़ी ना, प्रेस वगैरह थोड़ी ना करते हैं, तो ये ताप के क्या होते हैं, असंवाहक होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, ये गर्मी का एहसास देते हैं। ठीक है, इन्हें छुओगे तो गर्मी का अनुभव होगा। ओके, और क्या होता है, चमकीले होते हैं, ये चमकीले भी होते हैं। ओके, चमकीले होते हैं, स्प्रिंगदार होते हैं। आप स्प्रिंग की तरह इन्हें खींच सकते हो क्योंकि इनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंगदार होते हैं, स्प्रिंगदार होते हैं, आप इन्हें खींच सकते हो। उनके जो स्वेटर वगैरह होते हैं उन्हें खींच लेते हैं, नहीं खींच लेते। पूछा जाए ये क्यों, कैसे होता है, तो ये प्रत्यास्थता पूर्ण स्थिति के कारण, क्योंकि ऊन में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, खींचने पर वापस आने की क्षमता होती है इसके अंदर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में रेशम की अगर बात करें तो बिल्कुल गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, जैसे कि ऊन में जो होते हैं, ऊन ताप के असंवाहक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं हीट के, उसी तरीके से ये क्या होते हैं, रेशम भी क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है हीट का, बिल्कुल ताप का संवाहक होता है। कैसा होता है, चिकना होता है, चिकना महसूस होता है, नरम होता है। ओके, नरम होता है, मुलायम होता है, लचीला होता है, गर्म होता है, हल्का होता है। ये सारे जो टर्म हैं वो आपको रेशम के लिए दिखाई देते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं रेयॉन की, थोड़ी सी बात अगर रेयॉन की कर लेते हैं, यहीं पर नोट कर देती हूँ जल्दी से, रेयॉन। ठीक है, रेयॉन की अगर हम बात करें तो रेयॉन कैसा दिखता है, रेशम से भारी होता है, चमक तीखी होती है। अभी वही चीज़ें जो अभी हमने बात की थी, रेशम से भारी तथा चमक कैसी होती है, तीखी होती है, चमक तीखी होती है। ओके, नायलॉन में क्या होता है, चिकनाहट का तो विशिष्ट गुण पाया जाता है, बकाया मानव निर्मित है, तो अपनी इच्छा के हिसाब से ये बनाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, रेशा तोड़ परीक्षण की। रेशा तोड़ परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, तोड़ परीक्षण की बात करें, ओके, जो रेशा तोड़ परीक्षण की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, रेशे को तोड़ो और मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से आप इसको चेक कर सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास कि रेशे के जो किनारे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग होता है, गिलास का प्रयोग होता है, यूज होता है। फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट हम इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सा रेशा जो है कैसा दिखेगा। तो हमने मान लो कपास का रेशा है, उसको क्या किया, रेशा तोड़ के हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, उसकी में रेशे को तोड़ा तो उसके किनारे कैसे दिखे और कितनी ताकत लगी। तो ताकत में हम बात करेंगे, शीघ्रता से जो है जो कपास है और रेशों के मुकाबले शीघ्रता से टूट जाएगा। उदाहरण के लिए पूजा होती है हमारे यहाँ, हवन वगैरह होता है, तो पंडित जी का लावा कॉटन का ही तो बांधते हैं, आराम से वो हाथ से तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो शीघ्रता से टूट जाता है। अब जब तोड़ दिया आपने, टूट जाता है। जब तोड़ा आपने इसको, टूटने के बाद कैसा होता है, फुज्जीदार दिखता है, फुज्जीदार उसके किनारे हो जाते हैं। ओके, रेशे अलग अलग आपको फुज्जीदार दिखाई देंगे। फुज्जी का मतलब हो गया कूची की समान, जैसे कूची नहीं होती है रंगाई पुताई करने वाली, ठीक है, व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं, तो कूची की तरह इसके फुज्जीदार किनारे दिखाते हैं। मतलब तोड़ना इनको आसान होता है। किसको, कपास के रेशे को कह सकते हैं, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, शीघ्रता से हम तोड़ सकते हैं। लीलन को अगर आप तोड़ोगे, लीलन की जांच करनी है आपको, तो आप जब इसे तोड़ोगे तो ये क्या होता है, मजबूत होता है। मजबूत होने की वजह से ये क्या है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, आसानी से नहीं टूटेगा। कुछ चीज़ें मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। लेकिन आसानी से टूटेगा नहीं, लेकिन अब भैया आप तोड़ने पे ही आ गए हो तो एक समय में टूट जाएगा। लेकिन किनारे पूछे जाए टूटने के बाद कैसे दिखेंगे, तो किनारे जो एड्स होते हैं उसके कैसे दिखते हैं, नुकीले दिखते हैं। ओके, किनारे कैसे दिखेंगे, नुकीले दिखेंगे। तो और इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी परीक्षण में। लीलन की बात हो गई, किनारे नुकीले दिखेंगे, आसानी से टूटेगा नहीं, मजबूत रेशा है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, कपास की बात भी हो चुकी, नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो अब हम बात करते हैं रेशम की और ऊन की। ओके, बात करते हैं किसकी, रेशम की बात कर लेते हैं पहले। रेशम की अगर हम बात करें तो रेशम क्या होता है, कमज़ोर होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वनस्पति में कॉटन कमज़ोर, लीलन मजबूत। ऐसे ही अगर आप बात करोगे प्राणिज में रेशम कमज़ोर और ऊन मजबूत। ठीक है, तो रेशम क्या होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के बाद कारण का रीज़न क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, आसानी से टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, साथ ही साथ मतलब ब्रेक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जब टूटेगा तो चमकीले सिरे दिखेंगे। सिरे कैसे होंगे, चमकीले होंगे। सिरे कैसे होंगे, चमकीले होंगे। और इसके साथ साथ ही समानांतर दिखाई देंगे। जो सिरे चमकीले होंगे लेकिन समानांतर भी ये दिखेंगे। नांतर, यहाँ पर नांतर होगा। ओके, मतलब ना एक आधा एक पूरा, तो समानांतर ये दिखाई देते हैं। ओके, अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऊन के विषय में भी जान लेते हैं।
धीरे धीरे हम चीज़ें कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न आ गए ना तो ये कन्फ्यूज़ करेंगे आपको अगर नहीं अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, ऊन के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऊन जो होता है, मैंने क्या बताया, ऊन यहाँ पर भारी होता है, मतलब सॉरी भारी का मतलब ये हो गया कि मजबूत होता है। ठीक है, ऊन कैसा होता है, मजबूत होता है। दूसरी बात आप जानते हो इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। तो ये टूटता नहीं है, क्या होता है, खिंचता सा है, मतलब पहले खींचेगा फिर अब आप तोड़ के परीक्षण कर रहे हो ना, तोड़ोगे तो है, चाहे जबरदस्ती तोड़ो तो आप पहले क्या करोगे, रेशा मजबूत होता है, मजबूती के कारण होता है क्या, ये खिंचता जाता है। क्या होता है, खिंचता जाता है। खींचने के बाद क्या होता है, खिंचता है तब जाकर ये टूटता है। अब जब ये टूटेगा तो मतलब वो भी मुश्किल से टूटता है, बहुत आसान नहीं होता। तो ये लहरदार दिखाई देता है टूटने के बाद, ओके, लहरदार दिखाई देता है। इसमें भी फुज्जी होती हैं, फुज्जीदार, वैसे कॉटन की तरह बिल्कुल फुज्जीदार ये भी दिखाई देता है, किनारे पे रोए रोए से दिखते हैं, फुज्जीदार होता है। और कैसा होता है, ये उलझे हुए बालों के गुच्छे की तरह हो जाएगा। ओके, आपने इसको छोड़ दिया तो कैसा हो जाएगा, ये उलझे हुए बालों के गुच्छे की तरह हो जाएगा। आपने ज़बरदस्ती तोड़ा तो इसके उलझे हुए बाल की तरह गुच्छा हो जाएगा, उलझे हुए बाल की तरह गुच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाल की तरह गुच्छा, ठीक है, तरह गुच्छा हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर, आई होप। बस थोड़ा सा आप लोग बस राइटिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करिएगा। वैसे बहुत से बच्चे कह भी रहे हैं मैम कोई नहीं, राइटिंग ज़्यादा खराब नहीं, बस पढ़ा दीजिए। तो उन सभी का धन्यवाद जो हमारी इतनी गंदी राइटिंग को बर्दाश्त करके तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। लेकिन हेमलता जी का कमेंट आया था, और भी आए थे स्टार्टिंग में जिनके नाम मैं भूल गई, लेकिन याद आएगा तो जरूर लूँगी अगली क्लास में। आगे हम बात करेंगे किसके, रेयॉन के विषय में। रेयॉन के विषय में अगर हम बात करें कि रेयॉन का रेशा तोड़ेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, तो आप जानते हो रेयॉन क्या होता है, सूखी अवस्था में मजबूत होता है। सूखी अवस्था में कैसा होता है, सूखी अवस्था में मजबूत होता है। ओके, और यहीं पर बात करते हैं अगर जो भीगा हुआ रेशम है, सॉरी रेयॉन है, गीली अवस्था में। ओके, गीली अवस्था में कैसा होता है, कमज़ोर होता है। गीली अवस्था में कमज़ोर होता है। ओके, गीली अवस्था में कैसा होता है, कमज़ोर होता है। तो गीली अवस्था में तो ये आसानी से टूट जाएगा। हम मतलब जो रेयॉन होता है कम से कम 25 से 30% जो कहते हैं मजबूती अपनी क्या कर देता है, खो देता है। कब, गीली अवस्था में। जब गीला होता है तो 25 से 30% तक जो रेयॉन है, कहीं 25% दिया है, कहीं कहीं 30% दिया है, कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर गीला तो जल्दी टूटेगा, और जो सूखी अवस्था में रेयॉन होगा तो मजबूत हो जाता है, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, लेकिन जब ये टूट जाएगा, जब आप इसे तोड़ो, क्योंकि हम लोग तो परीक्षण ही कर रहे हैं, रेशा तोड़ परीक्षण नाम ही है इसका, तोड़ना तो हमें हर हाल में कैसे भी तोड़ें। ठीक है, तो इसके जो टूटे हुए सिरे कैसे दिखेंगे, शाखा के समान दिखेंगे। ठीक है, शाखा के समान। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, शाखा के समान दिखाई देते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। नायलॉन की अगर हम बात करते हैं, एक ही परीक्षण बता, नायलॉन, नायलॉन के विषय में लिख लीजिए ये कैसा होता है। नायलॉन, अगर हम बात करते हैं नायलॉन की, नायलॉन कैसा दिखता है, ये मजबूत होता है। ओके, नायलॉन मानव निर्मित रेशा है, मजबूत होता है, खींचने पर खिंचता है। क्यों, हमने बताया ना ये ऊन की तरह गुण होते हैं, इसके थोड़े रेशम की तरह गुण होते हैं, तो ये भी खींचेगा। खींचने पर क्या हुआ, पहले खींचेगा तब टूटेगा। ठीक है, तो खींचने पर ये भी खींचेगा फिर टूटेगा। संश्लेषित ये रेशा है, तो ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं आप जानते हो मानव निर्मित होते हैं, तो ये रेशा कह लो या धागा कह लो एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेशे और धागे दोनों एक ही होते हैं, जब आप इनका परीक्षण करोगे तो इनमें भी किनारे जो है बिल्कुल रेशे की तरह थोड़े फुज्जीदार दिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सिलवट परीक्षण की, सिलवट या सिकन परीक्षण की बात करेंगे। ओके, सिलवट या सिकन परीक्षण, सिकन परीक्षण जिसे हम क्रीजिंग टेस्ट करते हैं, लिख लीजिएगा। तो ये वाले जो टेस्ट होते हैं पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टेस्ट है जो पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते, हालांकि कई टेस्ट इनमें ये ऐसे हैं जो पूर्ण विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ये विशेष तौर पर पूर्णता विश्वसनीय नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। दूसरा, जब क्या करते हैं हम उंगलियों के बीच दबाकर छोड़ते हैं, ठीक है, रेशे को, तो हम उसकी क्या होती है, लाइनों को इसमें चेक करते हैं। भाई सिलवट परीक्षण कर रहे हो ना आप, तो एकदम जाकर कहीं दबा के तो रखोगे नहीं। आप क्या करोगे, कपड़े को उंगली से, मान लो मार्केट में बैठे आप कपड़ा खरीदे हो, तो आप क्या करोगे, उंगलियों के बीच दबाकर ही तो चेक करोगे। तो उस समय क्या है, आपको फिर थोड़ी देर देखोगे आपकी इसमें लाइन बन गई है या नहीं बन गई है। तो अगर लाइन बन जाती है आसानी से तो आप जानते हो किसकी, कॉटन है, कॉटन है, और इनकी जो लाइन होती है जल्दी मिटती नहीं है। लीलन में भी सेम चीज़ होगी, लाइन मिटेगी नहीं जब तक आप प्रेस नहीं करोगे। लेकिन रेशम है, ऊन है, ये तुरंत ही क्या होते हैं अपनी अवस्था में, रेशम भी सिकुड़ जाता है, लेकिन आप छोड़ दो सीधा तो अपने आप से सीधा हो जाएगा। ऊन जो है वो जल्दी ही सीधा हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो, और दूसरी बात है परिसज्जा से भी प्रभावित होते हैं। मान लो किसी कपड़े पर माड़ लगा है, कॉटन का कपड़ा आप गए साड़ी वगैरह में लेने और उस पर माड़ लगा हुआ है, तो वो तो आराम से सिकुड़ ही जाएगा, क्योंकि माड़ है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो
ये भी रीज़न होते हैं कुछ। तो हम बात कर लेते हैं सिलवट परीक्षण जो है, या जिसे हम शिकन परीक्षण भी कहते हैं, या हम क्रीजिंग टेस्ट कहते हैं। तो कपास की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप कपास और लीलन दोनों की बात कर लो, यहाँ पर सेम ही गुण है। लीलन और कपास दोनों में ही सेम गुण होते हैं। क्या होगा, अगर आपने इसको क्या है मतलब सिकुड़ गया है, तो वो सिकुड़न जो है देर तक बनी रहेगी। लिख लीजिएगा, सिकुड़न देर तक बनी रहेगी और बिना इस्त्री करे, बिना प्रेस के क्या है नहीं जाएगी। इस्त्री के बिना क्या है वो नहीं जाएगी। तो इतना आप लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। कपास लीलन में दोनों में सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। ऊन जो है, ऊन में क्या होता है, बहुत ईजी है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऊन में क्या होता है आप जानते हो, प्रत्यास्थता का गुण होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो इस वजह से ये सिकुड़ता नहीं और इस पर प्रेस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात कर लेते हैं रेशम की, जल्दी से ये निपटा देते हैं। रेशम, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो रेशम में हमने क्या बताया, बिल्कुल क्या होता है, ऊन के समान होता है, लेकिन जैसे मान लो बस दब गया कुछ भी हुआ तो ये सिकुड़ तो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे सीधा छोड़ोगे तो पुनः ये अपनी स्थिति में आ जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि तुरंत इसको भी इस तरह की आवश्यकता है, ये बिल्कुल तुरंत पड़ेगी, ऐसा नहीं। अगर आप थोड़ी देर सीधा छोड़ देते तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। रेयॉन की बात करें तो रेयॉन क्योंकि अर्ध सेल्यूलोजिक रेशा है, तो रेयॉन को भी मतलब आप लिख लीजिएगा, रेयॉन में भी सिलवटें बहुत जल्दी पड़ती हैं, ठीक है, जल्दी पड़ती हैं। लेकिन खुला छोड़ दोगे रेयॉन को तो यहाँ पर भी सिलवटें क्या है जल्दी ही गायब हो जाएंगी। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें मैं सारी चीज़ नहीं लिख रही हूँ। यहीं पर अगर नायलॉन की बात करेंगे तो नायलॉन एक ऐसा रेशा आप अच्छे से जानते हो कैसा है, वही जादुई रेशा है। और इसे यूज़ करो, मतलब पहनो और मतलब इस्तेमाल करो, कहते हैं नहीं तो धो और पहनो कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसको धोने की मतलब प्रेस की आवश्यकता है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा परिचर्या फिनिशिंग की आवश्यकता है, ठीक है, ना ही आप इस पर ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता है। आराम से आप धो और पहनो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये हमेशा सदैव क्या होते हैं, नए लगते हैं। नायलॉन की अगर बात करें, नायलॉन की बात करें तो कैसे दिखते हैं, सदैव ये नए दिखेंगे, नए दिखेंगे, ताज़े दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे। ओके, आकर्षक, ये अच्छे अच्छे शब्द मिले नायलॉन के लिए हो जाएंगे। सिकुड़न रहित होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं पड़ती है। हौजरी के कपड़े आप लोगों ने देखे होंगे, बच्चों के तो ज़्यादातर हौजरी के कपड़े आपने लिए ही होंगे, ठीक है। तो सिकुड़न रहित होते हैं एवं हमेशा कैसे जीवंत दिखते हैं। ओके, हमेशा जीवंत दिखाई देते हैं। तो ये जो है इस परीक्षण में सबसे बढ़िया रेशा अगर कोई है वो क्या है, नायलॉन है, दिखाई देते हैं। परीक्षण के हिसाब से नायलॉन बढ़िया है, बकाया तो सभी अच्छे हैं, ठीक है। पहनने के हिसाब से तुम्हारा भैया कॉटन और लीलन ही गर्मियों के लिए अच्छा है। ओके, आगे हम बात करते हैं दहन परीक्षण की। बर्निंग टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने लास्ट में पढ़ा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्निंग टेस्ट की बात करें, दहन परीक्षण की बात करेंगे। बर्निंग टेस्ट, ओके तो यहाँ पर बर्निंग टेस्ट के में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 तत्वों पर ध्यान दिया जाता है विशेष तौर पर। कौन कौन से तत्व होते हैं, 3 तत्व, और किसके अनुसार हैं ये, हॉलन एवं सैडलर के अनुसार है, ठीक है। हॉलन एवं सैडलर के अनुसार ये 3 तत्व दिए हैं। कौन कौन से बात करेंगे उनकी। तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। नंबर 1 कौन सा तत्व हो गया, यहाँ पर सबसे पहले इस परीक्षण में ये देखा जाता है कि लौ लगने पर कैसे जलता है। लौ लगने पर कैसे जलता है, जलता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करेंगे मतलब हाउ टू बर्न मतलब किस तरीके से जला। दूसरा अगर हम बात करते हैं जले भाग का क्या स्वरूप रहा, ठीक है, जो जला वो भाग का स्वरूप क्या था वो देखना, ठीक है, कैसा था देखने में, तो स्वरूप कैसा था, मतलब ऐश स्वरूप मतलब राख कैसी थी, ऐश कैसी थी। तीसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं इसमें, जलने के समय कैसी सुगंध या महक कैसी थी, ठीक है। तो पूरा प्रश्न पूछा जाए तो लौ लगने पर कैसे जलता है, जले भाग का स्वरूप कैसा होता है, और जलने के समय उसकी महक या सुगंध कैसी होती है, महक कैसी निकलती है। पूरा प्रश्न ये है, मैंने शॉर्टली लिख दिया, ठीक है। अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न कभी आए, और किसने, ये हॉलन एवं सैडलर ने बताया है। तो अब हम इसी दहन परीक्षण को मतलब आगे हम बात कर लेते हैं, हम इरेज कर देते हैं, हेडिंग आप डालकर रखिएगा दहन परीक्षण। इसमें हम पहले बात करेंगे किसकी, कपास की। भाई कपास कैसे होते हैं, ये शीघ्र जलते हैं, मतलब ज़्यादातर घरों में दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। तो आप जानते हो कॉटन की ही बत्ती होती है जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो सूती क्या होता है, शीघ्रता से जल जाता है, शीघ्र जलते हैं, ओके, जलते हैं। और क्या बात करेंगे इसी में, शीघ्र जल गए। अब गंध कैसी आएगी, गंध की अगर हम बात करें तो गंध कैसी आएगी, कागज़ जैसी, ठीक है, कागज़ जैसी गंध आएगी, कागज़ जैसी गंध आएगी। और जो राख होगी इसकी, भाई हमने बताया ना राख चेक करना कि कैसी निकली, राख इसकी हल्की होगी, फुरफुरी होगी, ओके, फुरफुरी होगी। और जो किनारे होंगे, किनारे जिन्हें हम एड्स कहते हैं, स्मूथ एड्स मतलब चिकने होंगे,
ठीक है, चिकने होंगे, किनारे कैसे होंगे, चिकने होंगे। ओके, और साथ ही साथ जो रंग होगा राख का, रंग कैसा होगा, तो रंग जो होगा धूसर भी बोल सकते हैं इसको हम, धूसर, धूसर जिसे हम ग्रे कहते हैं, ग्रे। ओके, ग्रे कलर, या फिर काला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मर्सराइज्ड सूती कपड़ा है जिसमें कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, मर्सराइज्ड है मतलब परिसज्जा की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, काले रंग की ही होगी। ठीक है, अगर सूती कपड़े पे परिसज्जा की गई है कौन सी, मर्सराइजेशन वाली, तो वो काले रंग की राख दिखेगी। अब बात करते हैं हम लीलन की बर्निंग टेस्ट की। तो अब पॉइंट डाल लीजिएगा बर्निंग टेस्ट में लीलन का। ठीक है, लीलन की अगर हम बात करते हैं तो ये सूती से भारी होते हैं। अब सूती से जब ये भारी होते हैं तो इस क्रम में होगा क्या, सूती से भारी होने के कारण ये जो जलेंगे तो इनकी रफ्तार जो होगी हल्की होगी। ठीक है, तो जलने की रफ्तार सूती से कम। ठीक है, जलने की रफ्तार कम मतलब धीरे जलेंगे, धीरे धीरे जलेंगे, सूती से कम। ओके, यहीं पर अगर हम बात करते हैं सूती से रफ्तार तो कम है, बकाया जो भी गुण होंगे, चाहे गंध है कागज जैसी आई क्योंकि ये भी सेलुलोजिक है और सूती भी सेलुलोजिक है, राख भी हल्की फुरफुरी होगी। कलर की अगर बात करें तो काली भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा भूरापन भी इसकी राख में दिखता है। ठीक है, रंग में जो होता है भूरापन भी दिखता है थोड़ा। बकाया लौ आप जानते हो ज़्यादातर जो सेलुलोजिक रेसे जलते हैं तो उसमें पीली लौ निकलती है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो पीली लौ निकलेगी, ये नोट कर लीजिएगा, दोनों में ही कॉटन हो चाहे ये हो, लगभग जितने भी सेलुलोजिक फाइबर होते हैं उनमें पीली लौ ही निकलती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सारे गुण जो अभी हमने कॉटन के लिखाए थे वही हो जाएंगे लीलन के। ओके, बस थोड़ा सा रंग में भूरापन दिख सकता है। ठीक है, रंग में भूरापन दिख सकता है, तो ये आप अलग से थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं ऊन की इसी क्रम में। तो ऊन की अगर हम बात करें वूल की, तो वूल के जो वस्त्र होते हैं जब आप उन पर बर्निंग टेस्ट करोगे तो ये कैसा होता है, धीरे धीरे जलता है। ओके, धीरे धीरे जलता है, जलता है। लौ कैसी होगी इसकी, लौ छोटी होगी। ठीक है, लौ इसकी छोटी होगी, कॉटन की तरह नहीं जलेगी ये। ठीक है, लौ कैसी होगी, छोटी तथा कांपती हुई, कांपती हुई सी जलेगी, मतलब क्योंकि इसमें रोए होते हैं ना, तो कभी इधर का रोए जलेगा कभी उधर का रोए जलेगा, तो इस वजह से लौ कांप के इधर उधर की रोए को पकड़ेगी जलने के लिए, तो ये कांपती हुई सी दिखाई देगी। ठीक है, कांपती हुई या घूमती हुई सी क्या है, दिखेगी या बुझेगी भी। ठीक है, जब बुझती है तो घूमती हुई सी बुझती है और जलती है। ओके, सहायक लौ हटाते ही क्या होगा, जलना बंद हो जाए। सहायक लौ मान लो किसी आप माचिस की तीली से जलाकर टेस्ट कर रहे हो, वो कैंडल से ही ज़्यादातर टेस्ट हम करते हैं, कैंडल को जलाकर टेस्ट करते हैं बर्निंग टेस्ट। तो जो सहायक लौ है, मान लो आपने कैंडल को बुझा दिया, बंद कर दिया, तो ये भी क्या है, जलना बंद हो जाएगा। तो सहायक लौ हटाते ही जलना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऊन की गंध कैसी निकलेगी। ओके, गंध मतलब स्मेल कैसी होगी, तो तीव्र जानतब गंध आती है। क्यों, क्योंकि जानतब गंध मतलब जानतब रेशा है, प्राणिज रेशा है, तो तीव्र गंध आएगी जानवर के बालों के जलने जैसी, जानवर के जलने जैसी। ठीक है, जैसे कि पंख की समान हो सकती है, बाल भी जानवरों में होते हैं तो उसके समान हो सकती हैं, पंख भी प्राणिज हैं भाई चिड़ियों के होते हैं, तो ये इनके समान इनकी गंध होगी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों होगी, क्योंकि सल्फर पाया जाता है, सल्फर के कारण ही होती है ये जो गंध में तीखापन होता है, अगर पूछा जाए क्यों होती है, तो सल्फर की उपस्थिति के कारण यहाँ पर गंध दिखाई देती है। और ये काफ़ी जो गंध होती है बहुत ज़्यादा विचित्र होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, राख अगर पूछी जाए कैसी होती है राख, तो नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट। राख की बात करें तो ये कैसी होती है, काली होती है, राख काली होगी, फुसफुसी होगी, फुसफुसी होगी। ओके, काली होगी, फुसफुसी होगी तथा कुरकुरी होगी। ओके, कुरकुरी कुरकुरी होगी। ठीक है, यहीं पर अगर हम उनके आकार की बात करेंगे कि आकार जो है राख का, जब आकार मतलब राख प्राप्त होगी तो वो कैसी दिखेगी, तो राख जो होगी इसकी कैसी दिखेगी, तो जो राख का आकार होगा यहाँ पर, आकार जो होगा, ठीक है, राख का आकार अगर पूछा जाए कैसा होगा, तो ये टेढ़ी मेढ़ी तथा दबाने से तुरंत पिचक जाएगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होगी, टेढ़ी मेढ़ी राख होगी। ओके, टेढ़ी मेढ़ी राख होगी भाई, उनकी राख का आकार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी होगी और दबाने से तुरंत कैसी होगी, ये पिचक जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रेशम की। भाई बहुत लंबी आज की क्लास हो गई है, रेशम की बात कर लेते हैं थोड़ा। शुद्ध रेशम क्या होता है, शुद्ध रेशम धीरे धीरे जलता है भाई ऊन की तरह। ठीक है, शुद्ध रेशम कैसे जलेगा, धीरे धीरे जलेगा। ठीक है, जलेगा, और साथ ही साथ अग्नि से लौ हटते ही क्या होगा, यह बुझ जाएगा। ठीक है, तो वही सहायक लौ कहा था ना, हटाते ही बुझ जाएगा, तो जैसे ही आप इसको अग्नि से हटाओगे तो ये क्या है, बुझ जाएगा। गंध वही आएगी पंख या बाल जैसी, जैसे कि ऊन में, तो ऊन की जैसे लीलन और कपास समान था, ऐसे ही ऊन और रेशम लगभग समान होगा। ठीक है, तो पंख या बाल की तरह इसकी
मतलब गंध तो आएगी लेकिन तीखी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है, तो सल्फर उपस्थित नहीं होता, इसलिए इसकी गंध तीखी नहीं होगी। राख कैसी होगी? काली होगी। ठीक है, राख कैसी होगी? काली होगी। जैसे कि आपने ऊन में पढ़ा था, ऊन की भी राख काली थी, और सही बताएं तो कपास की भी राख तो कैसी थी? काली ही थी। ओके, मतलब काली और धूसर ग्रे रंग की थी। आगे अगर हम बात करते हैं यहीं पर रेशम की, जो काली राख होगी, काली राख के साथ जो होगी कैसी? खुरदरी होगी। ओके, पकड़ने में कैसी लगेगी? हाथ में छूने में खुरदरी लगेगी। देखने में गोल गोल दिखेगी, चमकीली होगी, दाने के समान। ठीक है, चमकीली, और इसकी राख कैसी होती है? दाने के समान होती है। दाने के समान, जैसे आप मोती देख रहे हो, दाने या मोती के समान। ठीक है, दाने या मोती के समान। ओके, तो इतना आई होप क्लियर हुआ। करते हैं आगे की बात। अगर हम यही इसी क्रम में रेयॉन की बात करते हैं, जो बर्निंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो रेयॉन का थोड़ा सा मैं बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा। सारे गुण कैसे होंगे? कपास के समान होंगे, और लपटें कैसी होंगी? चमकदार व पीली होंगी। ठीक है, बिल्कुल, लपटें भी आप जानते हो पीली ही आती है कॉटन में, तो सारे गुण कैसे होंगे? कपास की तरह ही इसके होंगे। नायलॉन क्या होगा? के संपर्क में आने से जलेगा नहीं, कैसा? पिघलेगा। ठीक है, तो नायलॉन जो है वो क्या है? पिघलता है, जलता नहीं है। ठीक है, नायलॉन क्या है? पिघलता है। ओके, क्योंकि ये आप जानते हो सिंथेटिक फाइबर है, तो ये रसायन से बना है, तो ये पिघलता है, जलता नहीं है। जैसे ही हटाओगे बुझ जाएगा और पिघलने लगेगा। ठीक है, मतलब जलाते पे पिघलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं टियरिंग टेस्ट की, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण की। ओके, बात करते हैं हम किसकी? वस्त्र विदीर्ण परीक्षण। वस्त्र विदीर्ण परीक्षण। इसके अलावा एक होगा विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। उसके बाद जितने भी परीक्षण आपके होंगे वो कपास और लीलन पर होने वाले परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण रह जाएंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने एक काम बहुत अच्छा किया है, कपास के जो परीक्षण है वो सारे एक जगह कर दिए, जिससे दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ परीक्षण ऐसे हैं जो कपास और लीलन पर ही होते हैं और किसी रेशे पर नहीं होते, तो हमने उनको अलग कर दिया। तो वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, जिसे हम टियरिंग टेस्ट कहते हैं, टियरिंग टेस्ट कहते हैं, टियरिंग टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? इसको क्या है? कपड़े को फाड़ कर परीक्षण किया जाता है। जैसे अभी हमने रेशा तोड़ परीक्षण देखा था ना, तोड़ कर देखते थे किनारे कैसे होते हैं, फुज्जीदार होते हैं, कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं। तो वही अब हम क्या करेंगे? कपड़े को फाड़ कर देखेंगे, सीधे कपड़े का टेस्ट करेंगे। तो कपड़े के टेस्ट में क्या करते हैं? यहाँ पर फाड़ने पर वही चीज़ कि वस्त्र को फाड़ा तो ताकत कितनी लगी। ठीक है, ताकत लगी, साथ ही साथ उसमें आवाज़ कैसी आई ये चेक करते हैं। ठीक है, आवाज़ कैसी आई इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। और आसानी से फटा, ठीक है, या फिर बहुत ताकत लगी, वही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पर बताई वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखते हैं कि किनारे कैसे लगे, किनारे कैसे दिख रहे थे उसके। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो हम बात करते हैं वस्त्र विदीर्ण परीक्षण में, आप नंबर डाल लीजिएगा। कपास की बात करेंगे तो कपास कैसा होगा? शीघ्रता से फट जाएगा। ठीक है, शीघ्रता से फट जाएगा, वही बात है जैसे रेशा आराम से टूट रहा था शीघ्रता से, ऐसे ही शीघ्रता से फट जाएगा। आवाज़ के साथ फटेगा। ठीक है, आवाज़ कैसी होगी? तेज होगी। ठीक है, आवाज़ तेज होगी। और फाड़ने पर जो किनारे होंगे कैसे होंगे? टेढ़े मेढ़े फुज्जीदार, टेढ़े मेढ़े फुज्जीदार। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं नहीं भी लिखूँ तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ, क्योंकि बात यह है ना, स्क्रीन बहुत जल्दी भर जा रही है फ़ोन की। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े फुज्जीदार होते हैं। ओके, लीलन की अगर हम यहीं पर बात करें तो लीलन मजबूत होता है, आप जानते हो मजबूत होता है तो आराम से फटेगा नहीं, जल्दी ताकत लगानी पड़ेगी। अभी हमने आपको बताया ही था रेशे में, जब रेशे की बात की थी तब भी सेम चीज़ पड़ी थी। ठीक है, ये आवाज़ कैसी होगी? तीखी होगी, तीखी आवाज़ होगी, क्योंकि मजबूत चीज़ जब फाड़ोगे तो आवाज़ तो तीखी होगी। और किनारे कैसे होते हैं? किनारे कैसे होते हैं? सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ओके, नुकीले होते हैं। नुकीले इसके क्या होते हैं? सिरे होते हैं। सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी परीक्षण में, बहुत लंबी क्लास हो रही है, मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। रेशम, ठीक है, रेशम की बात करें, लीलन हमने कपास पढ़ लिया। रेशम क्या करेंगे? फटता नहीं है पर चीखता सा है। ठीक है, हालांकि ये कमज़ोर होता है लेकिन फटते समय क्या होता है? फटता तो नहीं है। तो रेशम जो है फटता नहीं है, खिंचता सा है। ठीक है, खिंचता सा है, और चीखती हुई क्या होती है? आवाज़ आती है इसमें। खिंचता सा है, ओके, खिंचता है, और चीखती हुई आवाज़ कैसी होती है? चीखती हुई आवाज़ होती है। ओके, चीखती हुई आवाज़ आती है। तो रेशम क्या है? आसानी से फटता नहीं है और चीखती हुई सी आवाज़ आती है इसमें। और किनारे कैसे होते हैं इसके? सीधे तथा चिकने किनारे होते हैं। ठीक है, सीधे तथा चिकने। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं ऊनी रेशों की, यहीं पर ऊनी रेशे कैसे लगते हैं? ऊनी रेशे
वस्त्र विदीर्ण परीक्षण में, तो जो ऊनी आपके रेशे होते हैं ये आसानी से क्या होते हैं, फटते नहीं, क्योंकि ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि मजबूत होता है और ये भी खिंचते से हैं, ठीक है। और तेज़ आवाज़ होती है, आसानी से फटते नहीं, ध्यान रखिएगा, मजबूत होते हैं, ताकत लगानी पड़ती है। आवाज़ कैसी होती है, तेज़ आवाज़ होती है। आवाज़ कैसी होती है, आवाज़ तेज़ होती है, ओके। और किनारे कैसे होते हैं, मोटे तथा सीधे। किनारे कैसे होते हैं, किनारे मोटे तथा सीधे होते हैं, मोटे तथा सीधे। रेयॉन की यहीं पर अगर हम बात करते हैं, रेयॉन के विषय में अगर हम बात करें कि वस्त्र विदीर्ण परीक्षण में जब हम वस्त्र को फाड़ कर देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, रेयॉन भी क्या है, आसानी से कम शक्ति लगाने पर फट जाता है, ओके। रेयॉन कैसा होता है, आसानी से फट जाता है, ओके, लिख लीजिएगा। आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है, कर्कश थोड़ी आवाज़ होती है, चुभने वाली सी खर्र से करती है, ठीक है। और कैसे होते हैं, रेशे लंबाई में लहरदार होते हैं, लंबाई में समान और लहरदार होते हैं, ठीक है। लंबाई में होते हैं, लहरदार होते हैं और समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब ठीक है। लंबाई में कैसे होते हैं, मतलब रेशे लंबाई में होते हैं रेयॉन के, लहरदार होते हैं, लहरदार होते हैं, ओके। और एक समान होते हैं, मतलब रेशे एक समान होते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित है तो एक समान ही रेशे होंगे। नायलॉन की अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, नायलॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये आसानी से फटता नहीं है, ठीक है, आसानी से नहीं फटता, क्योंकि ये मजबूत रेशा है, ओके, और ये मानव निर्मित रासायनिक रेशा है। अब आज की क्लास में हम एक लास्ट परीक्षण और पढ़ेंगे, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण 8 नंबर। उसके बाद हम कपास रह गया है आपका माइक्रोस्कोपिक रासायनिक, कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो भी त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं, अगर मुझे लगेगा आप लोग अभी वीडियोस देख रहे हो तो मैं कल क्लास दूंगी, नहीं तो ऐसा भी है ना, जैसे आप लोग देख नहीं पा रहे हो अभी त्यौहार में बिजी हो, तो हम ऐसा नहीं, मैं किसी स्वार्थ में नहीं दूंगी, ठीक है। वो रीज़न है ना, जब आप लोग देखोगे नहीं तो फ़ायदा क्या है, तो बाद में अपलोड कर देंगे जब त्यौहार हो जाएंगे, तो वो हम देख कर बताएंगे कि त्यौहार पर आपने कैसे वीडियो को देखा। तो स्पेशल यहाँ पर हम ग्रेविटी टेस्ट की हम बात करेंगे, स्पेशल ग्रेविटी टेस्ट क्या होते हैं, ग्रेविटी टेस्ट, इसके विषय में थोड़े पॉइंट्स लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर रेशे को क्या करते हैं, एक विशिष्ट गुरुत्व का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है, विशिष्ट गुरुत्व होता है, उसका एक गुरुत्व होता है, एक मतलब जांच होती है उसकी एक, कि मान लो कोई पदार्थ है, उसका एक विशिष्ट गुरुत्व है, ठीक है। तब उसमें क्या होता है, और जो वो गुरुत्व है ऐसा जो टेस्ट कर रहा है उसको पता होता है, क्योंकि जैसे कपास का आप जानते हो कितना होता है, 1.52 है, लीलन का भी 1.52 होता है, रेयॉन भी अर्ध सेलुलोजी का, इसका भी गुरुत्व कितना होता है, 1.52 होता है। तो हमने अभी 3 रेशे आपको बताया, तीनों का क्या बताया, 1.52 है, ओके, क्या विशिष्ट गुरुत्व, तो ये हमें ज्ञात है ना पहले से। ऐसे ही जो ये घोल होता है, ये तरल पदार्थ होता है, इसका भी गुरुत्व हमें पहले से ज्ञात होता है। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जो गुरुत्व इस पदार्थ का है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो भी गुरुत्व इस पदार्थ का है, इस पदार्थ से अगर मान लो ये गुरुत्व ज़्यादा है तो ये यहाँ पर क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है, ये डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व किसका ज़्यादा है, रेशे का ज़्यादा है। तरल पदार्थ का गुरुत्व कम है और रेशे का गुरुत्व ज़्यादा है, मान लो यहाँ 152 है, यहीं पर मान लो 150 है, मान लो इसका तरल का कितना है, 150 है, 1.50 है, ठीक है। तो ये रेशा इसमें क्या है, डूब जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर उल्टा कर दो, अगर इसका ये गुरुत्व ज़्यादा है और यहाँ पर मान लो 148 कर दो, 1.48 कर दो, पॉइंट है ये, ठीक है, पॉइंट है, यहाँ पर दो लग गए, ओके। तो यहाँ पर 1.48 है, तो ये क्या है, क्योंकि रेशे का गुरुत्व कम हो गया और इसका ज़्यादा है, तो ये क्या तैरने लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके विषय में ये पता होना चाहिए। अगर रेशे का गुरुत्व ज़्यादा है तो जो घोल है उसमें वो तैरेगा, और रेशे का गुरुत्व कम है पदार्थ से तो वो उसमें डूब जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इसके बाद एक चीज़, इस टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर आप वही समझ सकते हो जिसमें ये टेस्ट किया जाता है। मान लो ये हाइड्रोमीटर है, ओके, तो हाइड्रोमीटर में क्या होता है, निशान लगे हुए होते हैं, लिख देती हूँ। हाइड्रोमीटर में क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है, तो इसमें क्या होता है, निशान लगे हुए होते हैं। इसी में विशिष्ट गुरुत्व वाला तरल पदार्थ डाला जाता है और इसी में फिर पदार्थ डालने के बाद रेशा डाला जाता है। और रेशे का पद गुरुत्व अगर पदार्थ से ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा और कम होगा तो तैरने लगेगा, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं कि मान लो ये गुरुत्व जो घोल होता है, ये होता क्या है, जो घोल होता है जिसमें रेशा डाला जाता है, ये किस चीज़ का होता है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, या तो ये एक्सेलीन होता है, ठीक है। वो घोल अगर पूछा जाए कि कौन सा होता है जिसमें टेस्ट किए जाते हैं तो ज़्यादातर एक्सेलीन होता है, ठीक है, एक्सेलीन होता है। या फिर हम बात करेंगे क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये घोल होता है किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का ये घोल होता है, ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड का ये घोल होता है, ठीक है। तो इतना हो गया क्लियर। अब आपको विशिष्ट गुरुत्व पता होने चाहिए कि किसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये बता दिया, अगर ज़्यादा होगा तो तैर जाएगा और कम होगा तो घुल जाएगा। तो बस इतना पता होना चाहिए, रेशा, और इधर लिख लो आप विशिष्ट गुरुत्व, तो आपको बस ये पता होना चाहिए,
तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, किसका गुरुत्व कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो कपास का अभी हमने बताया, रेयॉन का बता दिया और लीलन का बता दिया, सेम ही है लीलन, तीनों का सेम है, कितना है 1.52। यहीं पर अगर हम बात करते हैं मतलब यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व लिखा है ये, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं किसका, रेशम का गुरुत्व जो होता है 1.25 होता है, ठीक है, 1.25 होता है। यहीं पर अगर ऊन का विशिष्ट गुरुत्व पूछा जाए, ओके, ऊन का विशिष्ट गुरुत्व, हालांकि गुरुत्व इधर लिखना था और रेशे इधर लिखने थे, तो मैंने सब वो स्क्रीन पर जल्दी में, थोड़ा जल्दबाजी भी हो रही है इस समय, ठीक है। तो ऊन जो होता है, ऊन का 1.32 होता है विशिष्ट गुरुत्व। और नायलॉन का कितना होता है, नायलॉन का अगर पूछा जाए, लिख लीजिए आप लोग, बस याद करना है आपको, ज़्यादा राइटिंग से इतना ध्यान मत दीजिए, 1.14 होता है। तो ये होते हैं विशिष्ट गुरुत्व। अब इनका अगर विशिष्ट गुरुत्व घोल से ज़्यादा होगा तो तैरेगा और कम होगा तो ये डूब जाएगा, बस इतना याद रखना है इसमें परीक्षण में, और कुछ नहीं होता। तो सही बात बताएं तो जो रासायनिक परीक्षण होते हैं वो परिसज्जाओं से प्रभावित होते हैं, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बकाया सबसे ज़्यादा विशिष्ट जो टेस्ट, सबसे ज़्यादा सर्वमान्य टेस्ट है वो आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, जिसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। परीक्षण अभी ये वाले और रह गए हैं, लेकिन वो परीक्षण रह गए हैं जो सिर्फ कपास और लीलन पर किए जाते हैं। एक बार बता देती हूँ वो कौन से हैं। देखो, एक तो स्याही परीक्षण है जो कपास और लीलन पर किया जाता है, जिसकी बात हम कल करेंगे, ओके। और स्याही परीक्षण है, दूसरा तेल परीक्षण है, ओके। कुंतल परीक्षण है, तेल परीक्षण, कुंतल परीक्षण। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा भी कुछ परीक्षण यहाँ पर रह जाते हैं, जैसे कि नमी परीक्षण है, निष्पीड़न परीक्षण है, नमी परीक्षण, निष्पीड़न परीक्षण, ये किस पर करे जाते हैं, ये सारे कपास वाले परीक्षण हो गए, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को अगर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।